नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आपकी एज 30 प्लस हो चुकी है और आपके माइंड के अंदर गोल्ड मार्केट ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें अगर घूमती हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि दुनिया में जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी गोल्ड उतना ही महंगा होता चला जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या गोल्ड अभी खरीदना चाहिए। हालांकि गोल्ड में काफ़ी बड़ी एक बुलिश मार्केट देखा गया था, लेकिन सडनली मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा क्रैश भी किया गोल्ड के अंदर, और सिल्वर भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे पहुंच गई थी। अब सिल्वर काफ़ी नीचे भी आ गई है। तो क्या इस समय पे गोल्ड या सिल्वर की अगर बात करें तो क्या इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा? तो ये वीडियो ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है। और अगर आपकी एज 30-35 साल के बीच में, 40 साल के बीच में है, तो अभी तक आपने अगर इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है तो क्या हम अब इस देर हो चुकी है तो ये क्या सही समय इन्वेस्टमेंट करने का? क्या हमें अभी भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखने को मिलेगा। हम 3 चीज़ों को समझेंगे। पहला है कि गोल्ड का असली रोल क्या होता है, 35 के बाद कॉर्पस हमें कैसे बनाना चाहिए। मोस्टली जो अभी है ना, जो इन्वेस्टिंग की जो कल्चर शुरू हुई है ये काफ़ी अभी से शुरू हुई है, लगभग 3-4 साल 5 साल की बात कर लेते हैं। तो अब क्या है, लोग ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लोग चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 35 के बाद कॉर्पस कैसे बना सकते हैं, हम लोग इस चीज़ की बात करेंगे। और वो 3 ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं, रिच होने से रोकती है, हमारे वो क्या ड्रॉबैक हैं, उनकी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो गोल्ड रियलिटी होती है उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि गोल्ड का नेचर। ये गोल्ड का नेचर क्या है, सोना है जो उसका है, उसका नेचर क्या है? तो आप देखेंगे गोल्ड क्या है, रिजर्व असेट है। ये क्या है, रिजर्व असेट है ये, और ये अनसर्टेनिटी हेज करती है। जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं गोल्ड हमारा हेजिंग का काम करता है, यानी कि हम सिल्वर को भी हम हेजिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो गोल्ड मूव करता है अपोजिट टू पैनिक, यानी कि जब भी कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो गोल्ड उसके अपोजिट में मूव करता है। तो वॉर्स होते हैं, इन्फ्लेशन होती है, करेंसी क्रैश होती है, तो गोल्ड क्या करता है, इन केस में गोल्ड ऊपर जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड रिटर्न के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए खरीदा जाता है। तो गोल्ड आप जब भी खरीदते हैं तो आप उसको अपनी सुरक्षा के लिए, हेजिंग के लिए खरीद रहे हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। तो जब भी हमें देखा जाता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमारे लिए क्या काम आता है, गोल्ड काम आता है। तो हमें पहले इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि हम बेसिकली गोल्ड क्यों खरीदते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एलोकेशन रूल की। अगर हमें एलोकेशन करना है 20+ ईयर के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें 5 से 10% पैसा इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए। गोल्ड में 5 से 10% पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यदि हम 20 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 5 से 10 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 20 to 25% आपको पैसा रखना चाहिए, और इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो इक्विटी होती है वो बीट गोल्ड को इन लॉन्ग टर्म, जो शेयर मार्केट होता है वो गोल्ड के रिटर्न को बीट कर देता है इन लॉन्ग टर्म, यानी कि इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट रिस्क ज़्यादा है तो आपको वहाँ पर रिस्क भी, वो रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो गोल्ड क्या है, मैट्रेस है लेकिन इंजन नहीं है। ये ध्यान रख लीजिए, हमेशा माइंड के तो समझ लीजिए इस चीज़ को। चलिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको रिस्क कवर के बारे में सोचना चाहिए। हमारे रिस्क क्या है? मान लीजिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे भविष्य में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो या रुक जाए। तो देखिए क्या है, इनकम स्टॉप हो जाए, इनकम रुक जाए, हमारी धंधा पानी बंद हो जाए, या हमें नौकरी चली जाए, ठीक है ना। हेल्थ कोई इशू आ जाता है या फिर डेथ हो जाती है। इन केसेस में हमारा क्या होगा कि हमारा पैसा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। और यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें जितना सही स्टेप से हम काम करेंगे, अच्छे तरीके वर्क करेंगे, हमें रिटर्न भी उतने अच्छे मिलेंगे, और या हम क्या कहें, बैलेंस लाइफ हमारी हो जाएगी। अब देखें चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो 6 से 12 महीने का हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर इमरजेंसी फंड होगा तो कभी भी आपका हेल्थ इशू आ जाता है या कोई भी दिक्कत आ जाती है, जॉब चली जाती है, तो आप इस इमरजेंसी फंड की वजह से क्या कर सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको इमरजेंसी फंड तैयार करना है, हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, टर्म इंश्योरेंस करवाना है। टर्म क्यों कराना है, ये वाली चीज़ हो जाए तुम्हारी फैमिली के लिए, ठीक है ना। हेल्थ क्यों कराना है, हम या हमारी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक आपका सारा इन्वेस्टमेंट को जीरो कर सकती है। कैसे? मान लीजिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कोई दिक्कत आ गई परिवार में किसी को, तो आपकी वो सेविंग जो आपने करी थी ना, एक ही बिल में आपकी जा सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है, टर्म लेना है, और इमरजेंसी फंड जो कि 6 से 12 महीने का होता है, हमें इसको तैयार करना है। अब रिच लोग क्या करते हैं, पैसे वाले लोग क्या करते हैं, पैसे वाले लोग पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, पहले वो अपना हेल्थ टर्म इंश्योरेंस करते हैं, उसके बाद में जर्नी को स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो आप भी उनको कॉपी कर सकते हैं। अब अगला क्या है कि 35-40 साल की एज होती है, उसकी रियलिटी क्या है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हमें क्या रियलिटी इसमें फील महसूस करते हैं कि 35 की उम्र तक पैसा कमाया। मोस्टली आप खुद कमेंट कीजिएगा
कितने लोगों ने 35 साल की उम्र तक पैसा कमाया लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं करी। तो 35 साल तक हमने पैसा कमाया लेकिन निवेश नहीं किया। क्यों? ड्यू टू लेट शादी की हमने, बच्चे लेट हुए, नो अर्ली कंपाउंडिंग, जो हमें जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था हमने वो पैसा इन्वेस्टमेंट किया नहीं, जल्दी इन्वेस्टमेंट किया नहीं, तो हम वहाँ पे भी लेट हो गए। और जब लेट हो गए उसमें तो हमें जो कंपाउंडिंग मिलती है ना, जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो कंपाउंडिंग मिलती है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा वर्क करती है। यानी कि म्यूचुअल फंड में आप जितने लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो आपकी वेल्थ उतनी ही बड़ी बनती है, कई गुना बनती है। तो हम उससे भी चूक गए। दूसरा, डेट ओवरलोड, यानी कि हमने कर्ज में फंसे हुए हैं, जरूरत से ज़्यादा कर्ज ले लिया। यानी कर्ज लेना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा कर्ज ले लिया, हम उसमें फंसे हुए हैं। अब भैया सॉल्यूशन क्या है इसका, क्या दिक्कत आ जाती है? तो डेट इक्वल क्या होता है? बिगेस्ट एनिमी। यानी कर्ज जो होता है वो बिगेस्ट एनिमी है हमारा और बिगेस्ट फ्रेंड भी है। कैसे? डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ के लिए लोन लिया है या कर्ज लिया है। आप देखेंगे गुड डेट, गुड और बैड डेट, दो प्रकार के डेट होते हैं हमारे पास। एक होता है होम लोन, घर लिया तो रह भी रहे हैं या भाड़े पर उठा दिया या हमारी उससे भी वेल्थ बन रही है। दूसरा, असेट क्रिएटिंग, यानी कि आपने असेट क्रिएट करने के लिए लोन लिए हैं तो एक गुड लोन में आता है, यानी कि आप वेल्थ बना रहे हो, पैसा बनाने के लिए लिए हैं आपने, तो एक गुड लोन है। बैड थ्रेड क्या होता है? पर्सनल लोन ले लेते हैं हम लोग। पर्सनल लोन भी लिया है तो चाहे हमने गाड़ी खरीदने के लिए लिया हो या खर्चा करने के लिए लिया हो या कोई चीज़ हो सकती है, या पर्सनल हमें ट्रिप पे जाना था उसके लिए लिया है, कोई भी हो सकता है, तो पर्सनल लोन ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग और लाइफ स्टाइल में हमारी EMI चलती है, तो ये क्या है? ये बैड लोन है। तो ये बैड लोन का जो ओवरलोड हम ले लेते हैं ना, ये हमारी क्या होता है? हमारे इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है, हमारी लाइफ को स्टक कर देता है। तो गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो लाइफ स्टाइल की जो EMI आपकी होती है, जो भी आपने EMI ले रखी है लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो आईफोन ले रखा हो या कोई बड़ा फ़ोन ले रखा हो, छोटा फ़ोन ले रखा हो, व्हाटएवर, आपने गाड़ी ले रखी हो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, आपने लाइफ स्टाइल की जो EMI होती है वो आपकी जो इनकम होती है ना उससे 15% से कम ही होनी चाहिए, है ना। यानी कि आपकी अगर इनकम 1 लाख रुपए है तो आपकी 15,000 रुपये मंथली से ही कम की आपकी EMI होनी चाहिए, उससे ज़्यादा, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप 12% कमाने की उम्मीद कर रहे हैं और 18% आप बैंकों को दे रहे हैं तो आप अमीर नहीं बन रहे, आप घटते जा रहे हो, आप गरीब बनते जा रहे हो। तो ये फैक्ट हमेशा याद रखिए कि आपको कितना मिल रहा है और आप कितना दे रहे हो किसी को, ये दिमाग में रखोगे तो आप अपने आप को, अपनी कंडीशन को आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाओगे। तो 1 EMI एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी, इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है या कोई दूसरा लोन चल रहा है, तो आप अपनी ये स्ट्रेटजी फॉलो करने का प्रयास कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। ये करोगे ना तो आप अपने कई साल बचा लोगे, कम इंटरेस्ट देनी पड़ेगी और जल्दी अपने लोन से मुक्त भी हो जाओगे। सपोज दैट यदि आपने क्या किया है, 25 साल के लिए आपने लोन लिया था, वो आपका 20 साल में पूरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपको क्या करना पड़ेगा और इसका फ़ायदा क्या हुआ? आपकी इंटरेस्ट ड्रॉप मैसिवली, आपकी इंटरेस्ट भी जल्दी ड्रॉप हो जाएंगी, कंपाउंडिंग स्टॉप हो जाएगी, यानी कि वर्किंग अगेंस्ट यू। कंपाउंडिंग क्या करती है? जो कंपाउंडिंग आपकी जो ब्याज लेते हैं ना हम लोग ये वाली, तो वो भी आपकी स्टॉप हो जाएगी। दिस इज़ पावरफुल एक्शनेबल एक्शन है। देखिए होता क्या है कि बेसिकली, एक सेकेंड सॉरी, होता क्या है कि मान लीजिए आपने 25 साल के लिए लोन लिया था, होम लोन 25 साल के लिए, तो आपको एक EMI आपको एक्स्ट्रा पे करनी है। एक EMI क्या करनी है? पे एक्स्ट्रा EMI ईयरली। आपको साल भर में 12 EMI देनी पड़ती है ना होम लोन की, साल भर में 25 साल तक देते रहोगे, 12 25 साल तक, तो आपको हर साल एक EMI एक्स्ट्रा पे करनी है। मान लीजिए आपकी 50,000 की EMI आती है हर महीने की, तो आप 13 EMI दीजिए उस एक साल में, फिर अगले साल में 13 दीजिए, फिर अगले में, ऐसा करते करते ना 5 साल बचा सकते हो और काफ़ी अच्छी बड़ी ब्याज भी बचा लोगे। ये कहने का मतलब है मेरा। अब इसके अंदर है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे है? यदि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है 0 से 3 साल के लिए, तो आप डेट फंड में डाल सकते हो और FD के अंदर डाल सकते हो, ठीक है ना। जो रिस्की खिलाड़ी आदमी होते हैं वो इक्विटी में डाल देते हैं। हालांकि जो लॉन्ग टर्म होता है यानी मीडियम में होता है 5 से 10 साल के लिए, आप 60% इक्विटी में डालिए, यहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगी। 20% गोल्ड में डाल दीजिए, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और हैजिंग मिलेगी, और 20% डेट में डाल दीजिए। लॉन्ग गोल के लिए यानी 15 से 25 साल के लिए मोस्टली इक्विटी, यहाँ 60 था ना, आप 70% तक, आप 75% तक आप क्या कर सकते हैं? इक्विटी डाल सकते हैं। 5 से 10% आप गोल्ड में या डेट में डाल सकते हैं, ठीक है। यानी गोल्ड जितना लंबा होगा रिस्क उतना ही ज़्यादा ले सकते हैं। ये फंड को समझ लीजिए। हम कहते हैं रिस्क है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप रिस्क को कम कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस रिस्क को भी काफ़ी हद तक आप कंट्रोल में कर सकते हो, कम कर सकते हो। हाउ 35 ईयर ओल्ड कैन स्टिल बिल्ड कॉर्पस, यानी कि अब आपके पास यदि
आप 35 ईयर के हो गए हो, लेकिन फिर भी आप कैपिटल कैसे बना सकते हो, इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ की आपकी क्या है, इनकम है, कमाई है, तो आप इन्वेस्ट कीजिए 35 से 40%। 35 साल की एज हो गई है और 1 लाख की इनकम है। हालांकि बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि आपके जो फालतू खर्चे हैं उनको रोक सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस मैक्सिमम पैसे पर लॉन्ग टर्म के अंदर उतना ही अच्छा कंपाउंडिंग होगी, तो उतना ही अच्छा फंड बन जाएगा, ठीक ना। तो आप क्या कर सकते हैं, 35 से 40% पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 35 से 40 हज़ार रुपये मंथली आपको क्या करना है, सेव करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो 15 से 20 साल तक इन्वेस्टमेंट कीजिए, देन आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन कंडीशन है कुछ, आप उस चीज़ को पॉसिबली आप कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, डेट जो भी आपके कर्जे हैं उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल को कंट्रोल में रखना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ स्टाइल एंजॉय मत कीजिए, करिए, लेकिन जो जरूरत से ज़्यादा चीज़ें करते हैं उसको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, इनकम को ग्रो करना पड़ेगा। अगर आपकी 1 लाख की इनकम है, सोचिए कि उसको 1.5 लाख, 1.25 लाख कैसे करें और कैसे इनकम बढ़ाएं। अपनी स्किल पे वर्क कीजिए, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी, आप इन्वेस्टमेंट करने का आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा, तो आपकी वेल्थ और अच्छी बन सकती है। 3 डिसीज, वो बीमारियां क्या हैं जो आपको जो रिच होने से रोकती हैं। तो सबसे पहली बीमारी क्या है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। हम अपनी लाइफ स्टाइल को इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है ना, तो हमें ये नहीं करना है। नो गोल क्लैरिटी, यानी कि हम 35 साल के भी हो गए हैं और हमारी क्लैरिटी नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें रिटायरमेंट कब लेना है, या हमें बच्चों के फंड तैयार कैसे करने हैं कि शादी के लिए, उनकी स्टडी के लिए। तो कोई प्लानिंग नहीं है, यहाँ पे गोल ही नहीं है, तो भैया ये क्या है, आपके लाइफ के दुश्मन है। नो पेशेंस। अब बहुत से लोग क्या है, अरे यार 35 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, हमने कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया अभी तक, तो वो धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। धैर्य रखना पड़ेगा आपको। जितना लंबे समय के लिए धैर्य रखोगे, आपका फंड उतना ही अच्छा बनेगा और आप उतना ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। जब देखिए फंड अच्छा बन जाएगा तो आपकी सारी टेंशन भी दूर हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, पेशेंस भी रखना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ना ही पेशेंस रखते हैं, ना ही गोल बनाते हैं, ना ही लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करते हैं, उसको इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। माइंड रीडायरेक्ट जरूरी है। आप अमीर बन सकते हैं। माइंड की रीडायरेक्टिंग, यानी जो माइंड के अंदर जो कोडिंग है ना, बहुत से लोग अभी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यार अब क्या करना है, यार पैसा तो हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया ही नहीं, हमारी जॉब लग गई थी हमारी 20 से 25 साल की एज में और हमने आज तक इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, तो डिप्रेशन में या यूँ कहें कि यार बेकार है, क्या करें यार, लाइफ में समझ नहीं आता है। तो नहीं, अपने माइंड को आज भी आप क्या कर सकते हैं, रीवाइंडिंग कर सकते हैं, री राइटिंग कर सकते हैं कि यस हम अमीर बन सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं, हमें अमीर बन सकते हैं। ये चीज़ें माइंड के अंदर आपके चलेंगी ना, तो माइंड की आपकी साइकोलॉजी क्या करेगी, आपको प्रेरित करेगी इन्वेस्टिंग के लिए। आप कंट्रोल भी करेंगे सारी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को, गोल भी बनाएंगे, पेशेंस भी रखेंगे, माइंड की साइकोलॉजी चेंज हो गई, आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, आप ज़्यादा पैसा अर्न करना शुरू करेंगे, अपनी स्किल पे इंप्रूवमेंट करेंगे, सैलरी बढ़ेगी, मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ पॉसिबल है। आपकी अपनी क्या करना, साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ओवर हैव एसेट वार्निंग, यानी कि मीम कॉइन्स। हम लोग क्या कर लेते हैं, क्विक रिच स्कीम होती है ना, उनके पीछे पड़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, मीम कॉइन के अंदर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। क्रिप्टो करेंसी, हालांकि देखिए क्रिप्टो करेंसी में मैं अभी दिल से बोलूँ, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर रेगुलेशन नहीं है, सीधी बात है। सिर्फ एक रीजन है मेरा, रेगुलेशन नहीं है। कल को कुछ हो गया, डंप एंड पंप का खेल है वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी आप ज्ञानी लोग हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मीम कॉइन से दूर रहना है, पंप एंड डंप स्कीम से बचना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैसा दोगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। आजकल तो बहुत सी ऐप ऐसी चल रही हैं, गेमिंग टाइप ऐप चल रही है कि भैया इससे पैसा दोगुना कर लो, तिगुना कर लो। भैया इन चीज़ों दूर रहो, ये चीज़ें कभी पैसा नहीं बना सकती हैं, कभी नहीं बना सकती। आदमी फंस जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। टेलीग्राम स्कैम में चक्कर में पड़ जाता है। टेलीग्राम में बहुत अच्छे ऑफर आते हैं कि यहाँ से ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना सिखा दूंगा, उतना कर दूंगा। भैया दूर रहो इन चीज़ों से। गारंटेड रिटर्न कोई दे, यानी कि आपसे इतनी घटना है, कोई घट रहे है ना, कोई ज्ञान दे इनके ऊपर, तो उससे दूर भाग जाओ भैया, दूर भाग जाओ कि भैया नहीं चाहिए चीज़ें। तो ये सीधी सी बात है कि अगर कोई कहे कि 5,000 दो, 500 रोज़ कमाओ, तो भाग जाओ, उसकी बातों में मत आओ, उसे सुनो मत बातें। अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लोगे ना, तो आप ट्रैप में आने से बच जाओगे और आप सही डायरेक्शन से चलोगे। वहाँ पेशेंस जरूर लगेगा, आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आप रिच बन सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हम लोग गलत चक्रों में पड़ जाते हैं, तो हम वहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। पैसिव इनकम डेफिनेशन क्या होती है? पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर्ड हो जाए। सपोज दैट, मान लीजिए आपकी अगर 50,000 की इनकम है हर महीने की, और आपके खर्च हो जाते हैं 25,000 रुपये, खर्चा है आपका। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपको जो 25,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, अगर आप कोई पैसिव इनकम जनरेट कर लो अपनी, और वो आपके खर्चे कवर हो जाएँ, तो सीधा आपके पास 50,000 रुपये बच रहे हैं। यानी 25,000 रुपये आपने पैसिव इनकम से कमा लिए, तो आपके खर्चे इससे हो गए 50,000 सीधे बच रहे हैं। अब वो सोचिए कि 50,000 सीधे इन्वेस्ट होंगे, तो आप कितना अच्छा फंड बना सकते हो। तो इसलिए
पैसिव इनकम जनरेट कीजिए अगर जल्दी रिटर्न हो जाते हैं तो, और जितना जल्दी एक्स्ट्रा कमाओगे उतना जल्दी ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, उतना जल्दी आप रिच बन जाओगे। तो क्या करना है, खाली नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना है, डूइंग नथिंग, कुछ करना नहीं है, मतलब कुछ करना है। तो क्या करना है, फ्रीडम ऑफ चॉइस करना है। अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहते हो तो, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो गोल्ड रखो, गोल्ड रखो, लेकिन लिमिट में रखो। ईएमआई को कंट्रोल में रखना है हमें, ठीक है। ये 30 से 35 साल के फंड बता रहा हूँ, और 25 साल में भी लोग क्या करते हैं, ईएमआई में चलते रहते हैं। तो पहले रिस्क को कवर करना है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है, यानी अपने को कवर करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, गोल सेट करना है और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना है। तो ये फंडा क्या है, रिटर्न से ज़्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। तो जो इंसान जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रह सकता है, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वही, और अनसर्टेनिटी से ज़्यादा जरूरी होती है तैयारी। डिसिप्लिन बनाओ और मार्केट ऊपर नीचे रहता है उसकी तैयारी करो कि ऐसा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर प्रॉपर तरीके से चलोगे तो आपकी एज 30 प्लस होगी ना, 30 प्लस हो या 40 प्लस हो, आप अपने जीवन के अंदर काफ़ी अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है, वो तो आप बताएं कमेंट करके ऐसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना विशेष ख्याल रखेगा। जय हिंद।